हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी का समान विज्ञान दृष्टि आयस का। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है दृष्टि आयस समान विज्ञान में। तो चलिए तो आगे देखते हैं। क्लास 6, ये क्लास 6 का हुआ। इसमें हम देखेंगे भोजन यहाँ कहाँ से आता है, चैप्टर का नाम है। अगर बात करें तो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से दोनों। सर्वाहारी माने जो सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर एक ठीक हुआ। आगे देखेंगे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद चूसते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद चूसते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। फूल और मकरंद कुछ समय ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है और इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से खाने का भंडारण एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 1 नंबर जाता है। फूलों और उनका मकरंद वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, सही बात है। इसका अगर डिस्कशन देखें तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करते हैं, इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत। एक पौधा एक जंतु ही सिर्फ भोजन के मुख्य स्रोत है? नहीं तो सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प, पत्तियां को खाया जाता है। खाया जाता है, ठीक बात है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है, ये भी ठीक है। कौवा मांसाहारी जीव है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया कि इसमें से कौन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात असत है। तो कौवा तो मांसाहारी नहीं होता है, कोई ठीक मांसाहारी नहीं होता है। कुछ पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां सभी नहीं खाए जाते हैं। तो ये दोनों हमारा इस प्रकार गलत हुआ। अब व्याख्या देखेंगे। सभी पौधों की जड़ें, तना, पुष्प एवं पत्तियों को खाने में नहीं उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात पौधे को 2 या 2 से अधिक भाग में खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। क्या है? कौवा एक सर्वाहारी जीव है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। इस प्रकार देखेंगे। सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न है। शेर एवं बाघ का संबंध। शेर एवं बाघ का संबंध बोले तो क्या है? शाकाहारी के अंतर्गत क्या आता है? पालक फूलगोभी के अंतर्गत क्या होता है? दूध पनीर घी के अंतर्गत क्या आता है? शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खा जाते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खा जाते हैं, ठीक है। शाकाहारी पादप उत्पाद भोजन को शाकाहारी कहेंगे, ठीक है। पालक फूलगोभी को हम सब्जी के अंतर्गत रखेंगे और दूध दही पनीर को हम
जंतु के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा बी आंसर सही हुआ, आंसर नंबर बी सही हुआ। तो आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भोजन के घटक। क्या है भोजन के घटक? भोजन के घटक का पहला सवाल, भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, नीचे दिए गए सभी। भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुझांश, इनमें से सभी कौन है? तो देखेंगे, एक तो खनिज लवण हमारे भोजन के पोषक तत्व में माना जाता है, और विटामिन। रुझांश को पोषक तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है, रुझांश को है ना पोषक तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। डिस्कशन पिछला वाला का, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, जल भी होता है। रुझांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, रुझांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, यह केवल पाचन में थोड़ा सहायता करता है। आगे देखें तो भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो ये भी देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को तो ऊर्जा प्रदान करते ही हैं, प्रोटीन से और खनिज लवण से शरीर में वृद्धि होता ही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता ही है। तो इस प्रकार सभी ऑप्शन ठीक है। डिस्कशन सेम है तो छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा, अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कब पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मंड का तो हम लोगों ने जांच किए हुए थे, कैसे भोजन से जांच करते, उसमें नमक लेकर मंड की उपस्थिति दिखाता है। शर्करा भी है, लेकिन हमारा अमीनो अम्ल जो है ना, नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण होती है। ठीक बात बोल रहा है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान देती है। शरीर को ऊर्जा, वो भी वसा। ठीक है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, एक जगह वसा एक जगह कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो समान नहीं मानेंगे वसा और दोनों में, ये गलत है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रकार एकदम करेक्ट है। कथन 1 और 2 सही है, किंतु परंतु क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोषक तत्वों के अलावा जल से भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति पदार्थों में उपस्थित जल से ही होती है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषण तथा पसीनों के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों पर विचार करके सही कथन चुनें। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता और हमें उस वस्तुओं से प्राप्त होता है द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। चलिए ठीक है, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो, विटामिन ए की कमी अगर किसी में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता। क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता। तो मान लेते हैं, चलो दृष्टिहीनता। अगर बी की कमी आ जाए तो, अगर किसी के शरीर में भी बेरी और बी की कमी आ जाए तो बेरी। अगर किसी में विटामिन सी की कमी आ जाए तो अस्कर्बी। विटामिन डी रिकेटस समझते ही हैं, आयोडीन की कमी से रिकेटस। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कशन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी, इस प्रकार के लक्षण से होता है। चलिए ये भी ठीक है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, जो मसूड़ों से खून निकलना और घाव बनने में अधिक समय लगना इस रोग के लक्षण है। चलिए विटामिन डी दे देंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, इसमें अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। विटामिन ए हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या विटामिन ए हमारी त्वचा को स्वच्छ रखता है? विटामिन ए हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, ये क्वेश्चन है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि विटामिन ए त्वचा वाला तो एकदम करेक्ट है। विटामिन B1 घाव भरने में तो अभी जस्ट हम देखे हैं किसका? विटामिन सी का। तो ये वाला गलत हो गया, बी वाला।
विटामिन सी से लड़ने में मदद, विटामिन डी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। कथन ए बी सी सही है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। ठीक है, एकदम राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, युग्मों पर विचार कीजिए। अगर किसी में कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर किसी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। अस्थि होगा, आयोडीन की कमी से घेघा होगा, लोहा की कमी से दंत होगा। कैल्शियम से तो सही बात है भाई, कैल्शियम की कमी से ये होगा, अस्थि क्षय होगा। आयोडीन की कमी से घेघा होगा, लेकिन लोहा की कमी से दंत क्षय कब से होने लगा? यही गलत है। केवल 1 और 2 सही है। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला अभावजन रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियों एवं दंशाय से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंशाय से संबंधित। आयोडीन की कमी से घेघा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले, लोहे की कमी से अरक्ता बीमारी होती है। इस कारण रोगी कमजोरी का अभाव होती है। इस कारण रोग की कमजोरी का अभाव होता है। अब देखेंगे, मानव शरीर में धीमी वृद्धि। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन के कारण। प्रोटीन नहीं रहेगा तो वृद्धि कहाँ से होगा? मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन के कारण होता है। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखेंगे, तंतु से बस तक। तंतु से बस तक धागा, जिसको हम धागा भी पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किया जाता है। सही नहीं है। रुई और जूट पादप से प्राप्त किया जाए। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण कहाँ होता है? रेशम तंतु कीट के कोकून से प्राप्त होता है। सही बात है। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार डिस्कशन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यही सही हुआ। अब डिस्कशन, धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनती है। रुई और जूट जैसी तंतुओं से प्राप्त होती हैं। जूट पटसन के रेशे। पटसन एक द्विबीजपत्रीय, यह द्विबीजपत्रीय रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और उन दोनों जंतुओं से प्राप्त रेशम तंतु रेशम की कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश यक बालों से प्राप्त किया जाता है। पटसन एक द्विबीजपत्रीय है। कौन सा है? द्विबीजपत्रीय है। पटसन एक द्विबीजपत्रीय है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम, ये सब क्या है?
कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? संश्लेषित बोले तो मानव द्वारा बनाया गया, कौन सा इसमें उदाहरण है? मानव द्वारा बनाया गया उसमें जो है ना उदाहरण बोले तो सिर्फ पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन, ये तीनों मानव द्वारा बनाया गया है। कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है संश्लेषित कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है। अब आगे देखेंगे। भारत में पटसन यानी कि जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। भारत में पटसन अर्थात जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक है भाई। बिहार में भी, असम में भी, भाई केरल में नहीं किया जाता है। इस प्रकार आंसर हो गया सी, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। चलो हम लोग अब आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन एक प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में कि क्या बोल रहा है? कथनों पर विचार। पटसन जूट पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें से सब कथन सही है। कौन सा सब कथन सही है? देखिए, सामान्यतः पटसन पादपों को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। जल में डूबने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, वस्तुओं के समूह बनाना। क्लास 6 का ही ये सब है। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, इनमें से कौन विलेय है? विलेय से पहले हम कुछ जान लेते हैं। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते, ऐसे को जल में विलेय पदार्थ कहते हैं। जल में विलेय पदार्थ। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू रस में विलेय पदार्थ है। ऑक्सीजन, नींबू तथा सिरका। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जल में अविलेय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल अविलेय है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जाता है सी, ऑक्सीजन, सिरका, नींबू। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू है ना जो विलेय पदार्थ है। अब आगे देखेंगे निम्नलिखित पर। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी है? पारभासी जानने से पहले चलिए हम कुछ देख लेते हैं।
वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जाता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जिनके आर पार नहीं देखा जाता अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। कांच पारदर्शी, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ है। कांच पारदर्शी है लेकिन गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो आप ही बताएं, पारभासी किसको कहेंगे? तेल लगा हुआ कागज को, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से है ना जो आर पार नहीं हो पाएगा प्रकाश। ठीक है। अब आगे देखेंगे फिर हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। सही बात है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को निर्माण में किया जाता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती है। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। केवल भी हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के न कि पदार्थ के। ऑप्शन भी सही। अब आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे? आगे में है पदार्थों का पृथक्करण। ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट के व्यू से। पदार्थों का पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में एक होता है निष्पादन, विनोइंग, निस्तारण और फिल्ट्रेशन। इस प्रकार हम देखें तो उपयुक्त में से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है पदार्थों के पृथक्करण? निष्पादन, निस्तारण, निस्यंदन तीनों मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हैंड पिकिंग, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग, वाष्पन, मिश्रण के कुछ अन्य विधियां हैं। निष्पादन, निस्तारण, निस्यंदन तीनों ही मिश्रण के अवयवों की पृथक्करण की विधियां हैं। ये तीनों ही क्या है? पदार्थों की। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी मिश्रण के कणों के आपस में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को करने में किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर हुआ, जो पीछे पेज पर था। अब हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण अवयवों के बड़े कणों को अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पथ का उपयोग करते, इस प्रकार निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के भारी तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं।
अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन भी गलत है। ठीक है। द्रव में घोले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जाए, ऐसे विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? एक सीमा के बाद अधिक न घोला जाए। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जाए, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? तो बढ़ती है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता भी बढ़ती है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन। औजारों में लोहे के फलक में बने बलाय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलाय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बलाय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होगा? औजारों में लोहे के फलक में बने बलाय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलाय वाले हिस्सों को गर्म किया जाता है। उसका आकार पर क्या? उसका आकार बड़ा हो जाता है। उसके आकार पर तो प्रभाव क्या? उसका आकार बड़ा हो जाता है। औजार में लोहे की फलक में एक बलाय होता है जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलाय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है। हत्थे को बलाय में फंसाने के लिए बलाय को गर्म करते रहते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा होता है, फैल जाता है। अतः अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब बलाय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे कस जाते हैं। इस प्रकार परिवर्तन उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों पर लोहे के रिम कसने के लिए किया जाता है। अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना क्या है? दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये सब क्या है? दूध का दही, दूध के दही से परिवर्तन। कागज जल जाती नहीं थी। नमक पानी, कुम्हार द्वारा मिट्टी बर्तनों में बदलना। 3 और 4 के ऑप्शन तब बुझा रहल है। ठीक है। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जाता है। कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जबकि नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी बर्तन में बदल उत्क्रमित किए जाते हैं, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी में भरी भट्टी के सीखने के बाद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे। पौधों को जानिए में देखेंगे क्या? पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सी समिति नहीं है? पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्री, मूलांकर। आज तक हमने नहीं सुना है भाई मूलांकर। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री, केसर पुष्प के विभिन्न भाग है। परागकोश तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका बड़े अंडाशय बीजांड स्त्री केसर के भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है, जो उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है।
पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य नहीं है? पतियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। पतियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास यह जलिका रूपी तथा समांतर हो सकता है। पत्ती में पनवित और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। इस प्रकार ABC कथन पत्ती में शिराओं के शिरा विन्यास कहलाता है, यह जलिका रूपी है, ठीक है। पत्तियों में पनवित और फलक होता है, ये भी ठीक है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करते, ये भी ठीक है। लेकिन परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्राओं में जलवाष्प को वायुमंडल में विकसित करती है। तने दो तरफ मार्ग का कार्य करती है। तनों के कार्य के संदर्भ में क्या विचार करेंगे? तना जल एवं खनिज लवणों को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों और पौधे के अनुभागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तना उपयुक्त दोनों का संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आरोही होते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की मूसला जड़ें होती हैं। कि जड़ें मिट्टी से खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाले पत्तियों की मूसला जड़ गलत है। दो प्रकार की होती, एक मूसला और एक रेशेदार। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त वाले पौधे को जलिका रूपी वाले को, जबकि समांतर शिरा विन्यास को रेशेदार कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं, आलू का तना खाया जाता है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, टोपियों हम जड़ें खाते हैं। टॉफियों को हम जड़ें खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑक्सीजन किया चाहिए, ऑक्सीजन तो देवे करे। जलो चाहिए, प्रकाशो चाहिए। पत्तियां प्रकाश हरे रंगों को एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती। इस प्रक्रिया में जल एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है तथा संश्लेषित भोजन के लिए मन के रूप में हो जाती है। अब आगे देखेंगे शरीर की
शरीर की गतियाँ। शरीर की गतियाँ में देखेंगे कौन सी किससे संबंधित है, कौन सी किससे संबंधित है। धुराग संधि, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट समझता है तुम लोग? पाइवोट जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाले जो भी हड्डी होती है ना, इसको पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। गर्दन और सिर, कौन हो गया? गर्दन। फिक्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट नहीं समझता है? फिक्स ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट की बात करें तो गति न करने वाला, जो अपना आप से कुछ हो ही नहीं, अपने आप से गति होगा ही नहीं फिक्स ज्वाइंट में। एक दिशा में गति करना, हिंज। गेंट उट में नहीं लगा रहता है, इसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। और एक होता है कंध का, सभी दिशाओं में गति करने वाला। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। और आगे देखते हैं अब। अस्थि, बोन एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देती है, यह चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, अधिक अंग, श्रोणि, मेखला तथा हाथों की अस्थियों से बना होता है। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती हैं। गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली को धुराग संधि कहते हैं। धुराग संधि में बेलनाकार अस्थियाँ एक झल्ले में बनती है। अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ ऐसे भी होती हैं जो गति नहीं करते हैं, हिल नहीं सकते, ये अचल संधि कहलाते हैं। जबड़े एवं कपाल की कंदुक, कलिका संधि, बॉल एवं सॉकेट, कंधे एवं कूल्हे की संधियाँ, ये सभी दिशाओं में गति करते हैं। हिंद संधि कोहनी और घुटनों की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति प्रदान करते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं, जिससे मोड़ा जाता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि, शरीर की संधियों में भी अस्थियाँ होती है। अब आगे देखेंगे। मानव शरीर में पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी होती है, मोटी हो जाती है, अस्थि को खींचती है। सही बात है। संकुचन जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने फैलने से अस्थियाँ में गति होती है। नहीं, गलत बात है। ये बात एक सही है। कथन एक सही है परंतु दो, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। पेशियों को जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती है, न कि सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ता है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती अवस्था में आ जाती है।
अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है केचुए की शरीर। केचुए की शरीर की रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। केचुओं में गति की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन होता है। शरीर की अध सतह पर सूक्ष्म बाल जैसी आकृति केचुओं की भूमि में बनाने केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करती है। कौन सा कथन सही नहीं पूछा रहा था? केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है। ये पेशियां इसके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने विस्तारण में सहायता करती है। पेशिया के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से केचुआ गति करती है, अतः ये गलत है और BCD सही है। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शुष्क मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ है ये जो इसके चलने में सहायक होते हैं। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकलता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? केचुए नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वास करते हैं, बट केचुए त्वचा द्वारा श्वास करते हैं। किससे? केचुए श्वासा द्वारा। केचुए त्वचा द्वारा श्वास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे उसे चलने में सहायक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? घोंघे के पेशीय पाद चलने में सहायक करती है। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल होता है, एकल यूनिट का होता है। यह पौधे को चलने में सहायता नहीं करता, यह पौधे के साथ खींचता है, अतः 3 गलत है। घोंघे के पाद पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होती है, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब आगे देखेंगे। निम्न सूची 1 सूची तुम्हें सुमेलित कीजिए कि कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्फ। चल एगो तो पता चले है सर्फ। सर्फ तिलचट्टा के बारे में जानते हो? तिलचट्टा जो है ना, शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। तिलचट्टा का शरीर कठोर कंकाल बाह्य द्वारा ढका रहता है। कठोर नहीं समझता है? पक्षी, इसकी अस्थियों में वायु कोष्ठ होता है। अस्थियों में वायु कोष्ठ होता है। इसके अस्थियों में वायु कोष्ठ होता है। मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। इसका शरीर अनेक बलायों में मुड़ा होता है।
मछली का शरीर इसका धारा रेखीय होता है। सर्प, इसका शरीर अनेक बलायों से मुड़ा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की पारस्परिक संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव होती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत पर अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। मछली का सिर, एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में चलती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एक असंख्य होती है, परंतु वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। प्रत्येक वलय आगे धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है, अर्थात सर्प से शरीर एकांतरक वलयों अर्थात लूप बनाते हुए फिसलता है। और आगे देखेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। पौधों एवं जीवों के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो एक आवास विशेष में रहने के अनुकूलन कहलाता है। क्या कहते हैं? पौधे एवं जीवों के विशिष्ट जो आवास अनुकूलन कहलाता है। केवल एक सही है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, ये हजारों वर्षों में आयु परिवर्तन के प्रति पौधा व जीवों से होता है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति की पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने पर कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन एसिमिलेशन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में अनुकूलन से भिन्न होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवास में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अनेक अजैविक घटक हैं। सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे घटक में से किसी में सम्मिलित नहीं है। देखा जाए तो आंसर केवल 1 और 2 है। डिस्कशन पढ़े तो ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा एवं परिवेश आवास के अजैविक घटक है, ऊर्जा घटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होते हैं। उनके पैर लंबे होते हैं जिनसे रेत की गर्मी से, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल सूक्ष्म होता है।
उसको पसीना नहीं आता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऊँट मरुस्थलीय परिस्थिति के बारे में इसमें से सब कथन सही है। उपयुक्त सभी विशेषताओं में ऊँट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए बिना वो कुछ कई दिनों तक रह सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली ऑक्टोपस स्क्वैड, मछली ऑक्टोपस स्क्वैड क्या है? केवल एक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं है? उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं है? मछली, स्क्वैड और ऑक्टोपस में। अगर बात किया जाए तो केवल बी और सी यानी कि दो ही ऑप्शन सही है। आगे डिस्कशन से सही हो जाएगा। मछली का शरीर धारा रेखीय होती है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायता होता है। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। समझे? और आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से यही इसी प्रकार का सवाल। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किस में श्वसन के लिए क्लोन यानी क्लोन की आवश्यकता नहीं होती है? क्लोन की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि व्हेल और डॉल्फिन में क्लोन की आवश्यकता नहीं होती है। डिस्कशन देखेंगे। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। गिल स्क्वैड और मछलियों के में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। वे सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकता है। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। कौन? व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन। अब आगे देखेंगे। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये देखना है। चलिए तने में होता है ऐसे। अब डिस्कशन देख लेते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होता है या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में कांटियों का रूप ले लेती है। ये पत्ती होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल के ह्रास में कमी होती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसे प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तना में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है, मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जड़ें एवं अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। आगे देखेंगे। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है।
ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? कहा जाता है कि किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में। पौधे, जीव, बीज में, किस में? अरे श्वसन प्रक्रिया तो सब में होती है भाई। श्वसन सभी सजीवों या विशिष्ट लक्षण है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन के श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में ही श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में बहुत गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। क्यों होती है? श्वसन के कारण। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें। एक उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपयुक्त में से कौन से सजीव जंतु और पौधा दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? जंतु और पौधे दोनों के पौधे में सम्मिलित है, ये पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, ये सब पढ़ा। तो कौन कौन सा है ना जो जंतु और दोनों के लक्षण, जंतु और पौधों यानी कि दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तीनों सम्मिलित होता है। बाह्य वातावरण में होने वाली कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। छुई मुई लाजवंती के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे व जंतुओं दोनों में होता है परंतु दोनों में उनके तरीके भिन्न हैं। आगे देखेंगे गति एवं दूरियां। निम्नलिखित में लंबाई का ऐसा मात्रक कौन सा है? ये मीटर। समस्त संसार के वैज्ञानिक द्वारा एक समान मापन के लिए मापन मात्रक को एक सेट को स्वीकार किया गया। आजकल जिस मापक प्रणाली का उपयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, ऐसा मात्रक कहते हैं। लंबाई का मीटर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति है क्या? पंखा आवर्ती गति है क्या? झूला आवर्ती गति है क्या? ये सब है। पंखा, वाहन सरल रेखीय रेक्टिलाइनर मोशन है। पंखा रेक्टिलाइनर मोशन है। आगे डिस्कशन देखते हैं।
बाणों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक है, जब वस्तु एक सरल रेखीय के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है, इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वर्तुल गति कहलाती है। जैसे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार, चाकू आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे समान झूले, घड़ी के पेंडुलम आदि गति आवर्ती गति है। घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोल के पृष्ठ आवर्ती गति है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। इसमें असत कथन पूछा है। क्या पूछा है? असत कथन। ये दोनों तो ठीक है। 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे सेंटीमीटर कहते हैं। इस प्रकार हमारा असत आंसर सी वाला हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, न कि 20 मिलीमीटर। ठीक है, अब चलेंगे प्रकाश की छाया एवं परिवर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, विवर्तन डिफ्रेक्शन। दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सा घटना आवश्यक है? चलिए डिस्कशन से देखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना प्रकाश के परावर्तन के कारण अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है, केवल परावर्तन से होता है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। इस प्रकार व्यक्ति जब तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, फिर वस्तु की आंखों की तरफ आता है। निम्नलिखित कथनों को असत कथन को चयन के। जब प्रकाश के पथ पर में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी, जैसे दर्पण, प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी रोके वाला, तो छाया बनती क्या नहीं बनती है? छाया बनती है, वो नहीं बनती है, दिया है नहीं बनती है तो गलत। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करता है। पारभासी वस्तु ये प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने होकर जाने देती है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो वस्तु पर छाया बनती है। सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होता है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा
ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्तियां विद्युत चालक का एक उदाहरण है। मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती 6 जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत चालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते ये विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्मोकोल और वायु विद्युत रोधी है जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। ठीक है, आगे देखेंगे। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह बंद कर दे उसे विद्युत रोधक कहते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, जिन पदार्थ में विद्युत प्रवाह नहीं होता विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक तो जा रहा है। विद्युत रोधक के बारे में पूछ रहा है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा हुए विद्युत चालक उनसे विद्युत रोधक। विद्युत बल्ब में क्या है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त उठता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। ठीक है। स्विच एक जटिल युक्ति है जबकि विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक नहीं, जटिल युक्ति नहीं है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा को रोकने या प्रारंभ के परिपथ को पूरा करने के लिए करते हैं। अब पढ़ेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबक पदार्थ कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। उपयुक्त कथन कौन सा है? मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है भाई। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित, ऐसे जो चुंबक के दो चुंबकों समान ध्रुव एक दूसरे को समान नहीं, ध्रुव आकर्षित कहाँ, प्रतिकर्षित करता है भाई। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। ठीक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थों को चुंबक को आकर्षित नहीं करते अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें भी है, सम्मिलित कीजिए। चुंबकीय कोबाल्ट एक चुंबकीय है। कोबाल्ट एकादू है, एकादू में। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक सिक्का 3 है, एकादू सिक्के 3 इस प्रकार। मैग्नस यूनान और अचुंबकीय है मिट्टी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होता है।
चुंबकीय कोबाल्ट, मैग्नस, यूनान, मैग्नेटाइट, प्राकृतिक अचुंबकीय। ये माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गड़रिया के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेट पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक को गर्म करने, चोट करने और 40 से ग्राम पर अपना गुण, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जो सतह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी ठीक है। कृत्रिम चुंबक एक प्रकार के ही बनाए जाते नहीं, कृत्रिम चुंबक अनेकों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। अब डिस्कशन देखेंगे। आंसर नंबर सी। प्रत्येक चुंबक दो ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर नष्ट, ऊंचाई से गिरने पर नुकसान। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रुकता है। इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। अब आगे देखेंगे जल। जल विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? सी, केवल सी, संघनन पर। संघनन प्रक्रिया ही द्वारा जल एकत्रित होता है। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें कंडेंसेशन के कारण एकत्रित हो जाती है। वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर जल की बूंदें दिखाई देती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से द्रव की अवस्था में होती है। जल चक्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जल चक्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश होता है। वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की भूमिका होती है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओला और हिम के रूप में जल पुनः धरती पर आ जाती है। तो इस प्रकार केवल ऑप्शन सी ही सही हुआ। क्यों पता है? अब हम डिस्कशन से इसको पता कर लेते हैं। कथन 1 और 2 गलत है क्योंकि वायु में जल वाष्पन प्रक्रम द्वारा प्रवेश। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। वायु में प्रविष्ट जलवाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। जलवाष्प जल वर्षा, ओले, हिम के रूप में पुनः धरती पर आता है। अंतिम चरण में यह जल नदियों और झरनों से होता पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र को जल की कुल मात्रा कहते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। दोनों गलत छू। कथन नहीं है तो गलत है न चुनेंगे, जो सही है वो गलत होगा।
दोनों कथन से वर्षा के जल को एकत्रित करना है, वर्षा जल संग्रह कर। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल, इसलिए इसे पीने योग्य कहते हैं। राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर कविता के रचयिता। राइम ऑफ द एशियंट मैरियट कविता के लेखक कौन थे? तो एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1758 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एशियंट मैरियर। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया था। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल और पीने के लिए कोई बूंद नहीं। आगे देखेंगे हमारे चारों ओर वायु। क्या देखेंगे? हमारे चारों ओर वायु। वायु अनेक गैसों के मिश्रण है। इन मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99, शेष 1% भाग में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन अन्य गैस से आर्गन वैसी रहता है। ठीक है, उपयुक्त में कौन सा सही की पहचान कर रहा है? सही पूछ रहा है तो दोनों सही है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है, जबकि शेष 1% भाग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस हो जलवाष्प से बनता है। मिश्रण का 99% भाग देखो, कहा जाता है ना, जो 21% ऑक्सीजन रहता है तो 20.95% और नाइट्रोजन 78.09%, ठीक है, से बनता है, जबकि 1% में आर्गन रहता है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.04। कुछ अन्य गैस से जलवाष्प तथा धूम्रकण भी होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु जो पृथ्वी के, उसे वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं? नहीं। वायु स्थान नहीं घेरती है? कौन सा नहीं वाला पूछ रहा है? नहीं वाला। वायु तो स्थान घेरती है। गतिशील वायु को पवन एकरे न कहल जाए। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कौन अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। क्यों पता है? जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में जो वायु रहते हैं उसी का उपयोग करते हैं, लेकिन वायु, नाइट्रोजन, कार्बन इतना ए और दो, परंतु आर जो है ना, एक की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए डिस्कशन देखते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कौन अन्य गैसों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से वायु घटक जलने में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन,
जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6 क्लास के नेक्स्ट टॉपिक शायद लास्ट ही है, कचरा एवं संग्रह निपटान। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन केंचुओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं। ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। अंडे के छिलके, समुद्री शंख और सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करता है। केंचुए की सहायता करता है। उपयुक्त कथन में से दोनों कथन राइट है। केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। उनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। अंडे के छिलके तथा समुद्री सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर भोजन की करता है। लाल केंचुए बहुत गर्म तथा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। इसके आसपास नमी की आवश्यकता होती है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन किया जा सकता है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। कागज का पुनः चक्रण इससे उपयोगी बनाई जाती है। प्लास्टिक के कंपोस्टिंग नहीं। एवं जंतु कंपोस्टिंग की वजह से प्लास्टिक को गर्म करने पर हानिकारक गैस निकलती है। निम्नलिखित प्लास्टिक के दुरुपयोग के दुष्परिणाम है। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर का होना, पशुओं की मृत्यु का होना, शहरों में जल भराव एवं बाढ़ होना, ये सब। प्लास्टिक की थैलियाँ एक पैक किए भोजन स्वास्थ्य के लिए गंभीर कारण होती हैं। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म अथवा जलने गैस छोड़ते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जीवन से संबंधित उत्पन्न होती है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में सहित जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों में शहर के नाले व सीवर बंद हो जाए तो शहरों में बाढ़ का कारण होता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 6 का जो दृष्टि का समान विज्ञान की बुक थी उसको हम समाप्त किए। अब हम लोगों का क्लास 7 समान विज्ञान NCERT आधारित करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार आप देखते रहें।